हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था डेप्रिसिएशन की डेफिनीशन और उसके डिफरेंट पार्ट्स की डेप्रिसिएशन कैसे अलाउड होता है, उसके फॉर्मेट को देख लिया था। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली थी क्वेश्चंस की कि आखिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं डेप्रिसिएशन के। लेकिन ख़ास बात एक थी, जो फॉर्मेट हम लोगों ने तैयार किया था उस पर जो सबसे पहला पॉइंट था दैट वाज ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, और उसके बाद हम लोगों ने उसमें कुछ ऐड किया था। And the added item was actual cost of the asset, actual cost of the asset acquired during the previous year। हाँ या ना? और मैंने कहा था इसको हमें हल्के में नहीं लेना है। ये वर्ड जो है एक्चुअल कॉस्ट अपने में पूरा एक लेक्चर कवर किए हुए। अब तक हम लोगों ने ये नहीं समझ पाए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट इज बेसिकली डिफाइंड अंडर सेक्शन 43(1), और ये डिफाइन क्या करता है? एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी हाँ, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है जितना मेरे ऊपर कॉस्ट लगा, जितना एक्चुअल कॉस्ट मेरे ऊपर लगा। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी। बट यस, शैल बी रिड्यूस्ड, कुछ घट जाएगा, यानी उस कॉस्ट में से क्या करेंगे, कुछ घटा देंगे। शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन, उस हिस्से से घटा देंगे which is directly or indirectly met by any other person or authority। तो एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन दी गई है। एक्चुअल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी शैल बी रिड्यूस। मान लो ये हमने कॉस्ट खरीदी इसकी 10 रुपये में, ये पेन खरीदी मैंने 10 रुपये में। ये आया मेरा दोस्त, कहता है कि दोस्त तूने 10 रुपये की पेन खरीदी, ये ले मेरी ओर से 2 रुपया। इसने अपनी जेब से 2 रुपये दिए मुझे, इसके कंपनसेशन के अगेंस्ट बताओ अब एक्चुअल कॉस्ट कितनी है इसकी, 8 रुपये। यानी कि अब हमें इस एसेट्स को जब हम ब्लॉक ऑफ एसेट में शामिल करेंगे तो 10 रुपये पर शामिल नहीं करेंगे, कितने रुपए पर शामिल करेंगे, 8 रुपये पर। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में हम 8 रुपये पर शामिल करेंगे। अगर 10 रुपये की कोई एसेट थी, 2 रुपये मेरे दोस्त ने दे दिया, तो हम एसेट को कितने में शामिल करेंगे, 8 रुपये में। तो एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी shall be reduced by that portion which is directly or indirectly met by any other person or authority। कभी कभी देखो तो गवर्नमेंट भी हम लोग को कुछ न कुछ कंपनसेशन देती है। अगर मैंने 10 लाख रुपए की एसेट खरीदी और गवर्नमेंट ने मुझे 2.5 लाख रुपए कंपनसेशन दे दिया, कहा कि आपने बैकवर्ड एरिया में एसेट को इस्टेब्लिश किया है, तो जाहिर सी बात है हम भी चाहते हैं बैकवर्ड एरिया का कुछ ग्रोथ हो, ये लो 2.5 लाख रुपये मेरी ओर से। उसने भी हमको कुछ सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट ग्रांट दे दिया, उसको भी रिड्यूस कर देंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट मीन्स cost of the asset to the SSC shall be reduced by that portion of the cost which is directly or indirectly met by any other person or authority। तो सर एक्चुअल कॉस्ट की तो डेफिनीशन ख़त्म हो गई। हाँ, डेफिनीशन ख़त्म हुई है, लेकिन ज़रा देखें क्या एक्चुअल कॉस्ट का मतलब वही होता है कि हम केवल एसेट को खरीदें? अगर मैंने एसेट खरीदी होगी, पैसा दिया होगा, तो हमारे ऊपर ये डेफिनीशन वर्क करेगी। अगर मैंने एसेट खरीदी होगी और उसका पेमेंट दिया होगा तो ये डेफिनीशन अप्लाई होगी। बट व्हाट अबाउट दोज एसेट्स व्हेन आई एम नॉट गोइंग टू एक्वायर एनी एसेट, आई एम नॉट गोइंग टू पे एनी अमाउंट अगेंस्ट द एक्विजिशन ऑफ द एसेट, आई एम गोइंग टू एक्वायर द एसेट
but I am not going to pay even a single penny against the asset, then what the cost should be recorded in our books of account? यहाँ पर तब हम क्या उसको लिखेंगे, अगर मुझे 10 लाख की एसेट फ्री में मिली है तो क्या मैं उसको यहाँ रिकॉर्ड करूँगा? बिल्कुल रिकॉर्ड करूँगा, बिल्कुल रिकॉर्ड करूँगा। तो सर ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट का मीनिंग कुछ चेंज हो जाता है? ऐसे एक नहीं, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 से लेकर एक्सप्लेनेशन नंबर 12 तक के केसेस हैं जो हम लोग को डील करने हैं। यानी 12 एक्सप्लेनेशंस हमको पढ़ने हैं जिसमें डिफरेंट केसेस में हमको ये बताया जाएगा कि पर्टिकुलर केस में आप एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, पर्टिकुलर केस में आप एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे। क्लियर है? डेफिनेशन नोट कर लें तो मैं हटाऊं इसको। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। हो गया? जरा देखें, अब हम ये देखेंगे आखिर कौन सा एक्सप्लेनेशन नंबर है, उस एक्सप्लेनेशन नंबर में कौन से केस को डिस्कस किया गया है और उस केस में हम एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे। यही 3 चीज़ें देखनी है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 43(1). सेक्शन 43(1) का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। केस क्या है? अगर मैंने सेक्शन पढ़ाया नहीं, मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग उस सेक्शन पर चलेंगे, सेक्शन 35। अगर मैंने कोई एसेट जो पहले हम साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ करते थे, किस में यूज़ करते थे? बोले, हम कोई एसेट जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ करते थे, अब वो एसेट हम अपने बिजनेस में यूज़ करना चाहते हैं। सर, क्या साइंटिफिक रिसर्च क्या बिजनेस का हिस्सा नहीं होता? बिल्कुल होता है। हम यहाँ पर अब उस एसेट को साइंटिफिक रिसर्च के काम में से हटा करके अपने नॉर्मल बिजनेस के काम में लगाना चाह रहे हैं। मेरे पास एक बस थी जो साइंटिस्ट को लाती और छोड़ती थी, तो इसका मतलब मेरी वो एसेट किसके लिए थी? साइंटिफिक रिसर्च के लिए स्पेशली। हाँ या ना? और साइंटिफिक रिसर्च के केस में अगर हम कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, मैं समराइज्ड बता रहा हूँ, जब डिटेल में डिस्कस होगा समझ में आएगा। केवल इतना समझ लो कि जब हम इस पर कोई कैपिटल नेचर का खर्चा करते हैं 100% वो डिडक्शन उसी साल अलाउड हो जाती है। बस पर मैंने अगर 15 लाख रुपए खर्च किए हैं
तो 15 लाख हमारे तुरंत डिडक्शन में मिल जाएंगे विदाउट एनी डिले। मीन्स एट दैट टाइम ऑन पर्टिकुलर बस आई विल नॉट चार्ज एनी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, आई विल गेट द 100% डिडक्शन ऑफ दैट साइंटिफिक रिसर्च कॉस्ट इमीडिएटली इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच आई विल इनकर दैट। जिस प्रीवियस ईयर में हम उस खर्चे को बर्दाश्त करेंगे उसी प्रीवियस ईयर में हम ऐसे कैपिटल नेचर का डिडक्शन ले लेते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर तो वैसे ही अलाउ होता है, उसमें तो कभी कोई टेंशन आती ही नहीं है। रेवेन्यू नेचर तो नॉर्मली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो आपका 100% डिडक्शन घटता चला जाता है। हम यहाँ केवल साइंटिफिक रिसर्च के उन खर्चों की बात कर रहे हैं जो एसेट से रिलेटेड हैं, जो कैपिटल नेचर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं। अगर मैंने बस पर खर्चा किया था 15 लाख रुपए और हमको गवर्नमेंट ने कहा था कि टैक्सेशन पर्पस के लिए आप 100% डिडक्शन उसी साल ले सकते हो, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि प्रॉफिट ही मेरे पास 10 लाख था, तो मैंने तुम लोग को डेप्रिसिएशन के केस में नॉर्मल एक हिंट दिया था कि जब भी कम कोई कैपिटल नेचर का खर्चा करेंगे देन आई विल गेट द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन एट ऑल, चाहे टुडे चाहे टुमारो। हमें वो डिडक्शन मिलना ही है, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह नहीं है, वो अलाउंसेस की तरह है। गवर्नमेंट भी उस डिडक्शन को नहीं रोक सकती। तो यहाँ पर अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया नहीं। मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और मुझे इसका तो डिडक्शन मिलना ही मिलना चाहिए, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये अलाउंसेस की तरह था, हमने खर्च तो किया था 15 लाख, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट था वो कितना था 10 लाख। तो हम मैक्सिमम कितना डिडक्शन कर सकते थे 10 लाख, क्योंकि अलाउंसेस को डिडक्ट करने के कारण मेरा प्रॉफिट ज़ीरो तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। अब याद आया? तो हो सकता है कि हमें 15 की 15 छूट मिल गई हो और हो सकता है कि हमें केवल 15 में से 10 की छूट मिली हो। आया ना? अब क्या हुआ, अब उस बस को मैंने इस साल क्या किया, साइंटिस्ट के लिए हटा दिया कि अब साइंटिस्ट को लाने ले जाने के लिए कोई दूसरा वाहन यूज़ करेंगे, कोई दूसरी व्हीकल यूज़ करेंगे। ये जो बस है नॉर्मल हमारे बिजनेस में जो कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, लेबर हैं, उनको लाने और ले जाने के लिए यूज़ करेंगे। यानी अब उस बस को हम अपने नॉर्मल बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ करना चाहते हैं। जब हम नॉर्मल बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ करेंगे तो हमारे लिए तो एक अलग से ब्लॉक बना होगा ना डेप्रिसिएशन के लिए, नहीं बना होगा? ब्लॉक ऑफ एसेट बना होगा ना, और ऐसी बसों पर अलग रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। मान लेते हैं 20%, मान लेते हैं ऐसी बस पर नॉर्मल बिजनेस में यूज़ करने पर 20% डेप्रिसिएशन लगता है। ढंग से सुनना। और ऐसे ब्लॉक में ऑलरेडी मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी में 3 ऑलरेडी मशीनें पड़ी हुई हैं या 20% के रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। उनका ओपनिंग WDV ये है, उनका ओपनिंग WDV है 3 लाख। अब हम ये नई एक एसेट जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ हो रही थी, हम उसको अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड हुआ या नहीं, परचेज नहीं है, एक्वायर हुआ या नहीं, यानी वो अब बस जो है इस 20% वाले ब्लॉक में ऐड होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कितना, इसी की तो प्रॉब्लम हम डील कर रहे हैं यहाँ पर। कितना, उसी की तो प्रॉब्लम डील कर रहे हैं। हमको 15 लाख की छूट लेनी थी साइंटिफिक रिसर्च में, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमें 10 लाख की छूट दे दी। बताओ अब हमें कितनी छूट पानी चाहिए? 5 लाख। वो हमें अभी नहीं न मिली है तो क्या करें? मान लेंगे कि इस बस की एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख, क्योंकि 5 लाख का ही तो डिडक्शन अब मिल सकता है। और मैंने कहा था जितना कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करते हैं उससे ज़्यादा का डिडक्शन नॉर्मली नहीं मिलता। कुछ एक एक्सेप्शन है, हम लोग देखेंगे। उससे ज़्यादा का डिडक्शन नहीं मिल सकता। 100 रुपये खर्च किया है तो 110 का तो आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते। अगर 100 रुपये खर्च किया है, 60 रुपये का डिडक्शन मिल चुका है तो 40 रुपये का आप बेनिफिट लो ना। अब तो हम एक्चुअल कॉस्ट कितनी ले लेंगे यहाँ पर? 5 लाख। लेकिन अगर हमको पूरा 15 लाख का डिडक्शन मिल चुका था तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 0। उसके बाद यहाँ लिखो या न लिखो कोई फ़र्क पड़ेगा? लिखो या न लिखो, बोलो ना, कोई फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, ज़मीन आसमान एक हो जाएंगे। देखो तुम्हारे हिसाब से अगर मैं नहीं लिखता हूँ
तुम्हारे हिसाब से मैंने कुछ लिखा ही नहीं। सर छोड़ देते हैं ना, क्या ज़रूरत है, 15 लाख था, 15 लाख का 15 लाख डिडक्शन मिल गया, अब आप एसेट बिजनेस में यूज़ करो, कहीं भी यूज़ करो, क्या ज़रूरत है। अरे देखो 3 लाख, अब मैंने एसेट सेल कर दी, मनी पेबल, कौन सी एसेट मालूम है, ए, बी और सी। 1 लाख में क्या मेरा ब्लॉक ऑफ एसेट जिंदा है, क्या मेरा ब्लॉक ऑफ एसेट जिंदा है। तुम लोग के हिसाब से खत्म, तुम लोग के हिसाब से खत्म। तुम लोग इसको तुरंत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ले जाओगे कि 3 एसेट थी, तीनों की तीनों बिक गई, लेकिन नहीं, एक्चुअल कॉस्ट तो है डी की, लेकिन कितनी, 0। मेरे हिसाब से ब्लॉक ऑफ एसेट मरा नहीं, अभी जिंदा है और 2 लाख पर अभी भी डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब डी की कॉस्ट हो गई कितनी, 2 लाख। अब क्लियर हुआ। यानी ये सोच लेना कि ब्लॉक ऑफ एसेट पे हम शामिल न करें अगर 0 है तो आप गलत सोचते हो। भले ही 0 हो आप 0 पर शामिल करो, अदरवाइज आपका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत होगा। सिस्टम कभी भी चेंज हो सकता है, 0 पर ही करना जरूरी है। क्लियर हुआ। चलो समझ में आई बात। एनी एसेट earlier used in scientific research purposes now brings to use in normal business और प्रोफेशन पर्पजेस। बात समझ में आई। तो अब हम उस एसेट्स को अपने नॉर्मल बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। ढंग से देखें इधर, तो हम एक्चुअल कॉस्ट कितनी लेंगे, कॉस्ट ऑफ द एसेट, बोलें जितनी होगी, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा, 35। जितना मिल चुका हो वो आप लेस कर दो, जितना मिलना बाकी हो ये है एक्चुअल कॉस्ट। अगर 0 होगा तो 0 पर ही शामिल करेंगे, ये नहीं कि नहीं शामिल करेंगे, करेंगे ज़रूर। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, नोट करें इसको। दिस इज योर केस नंबर 1। नहीं, अब जरा देखें एक्सप्लेनेशन नंबर 2 टू सेक्शन 43(1). ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बोलता है। मिस्टर एक्स है, उनका बेटा है मिस्टर वाई, इन्होंने अपने सन को कुछ गिफ्ट दिया, एसेट नहीं दे सकता, मना करोगे। और ये इस गिफ्टेड एसेट को किस में यूज़ कर रहा है, अपने बिजनेस और प्रोफेशन में। तो ब्लॉक ऑफ एसेट में एसेट जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, जुड़ेगी। कितने कीमत पर, इसने कितने में खरीदी है, 0। गिफ्टेड एसेट है, पैसे थोड़ी लगते हैं। कितना तब जोड़ोगे ब्लॉक ऑफ एसेट में, बोलो, बोलते क्यों नहीं तुम लोग, 0। यही आएगा दिमाग में, लेकिन गलत जवाब। फिर से वही कंसेप्ट मैंने कहा, अगर इसने ये एसेट 1 लाख में खरीदी थी और इसने डेप्रिसिएशन 30,000 ले चुका है, अभी इसको डेप्रिसिएशन और कितना मिलना था, 70,000, लेकिन तब तक ये अपनी एसेट को किसी को गिफ्ट कर दे रहा है। मैंने कहा एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द एसएससी will get the benefit of depreciation anyhow, they'll get the benefit of deduction as a depreciation। अब इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कहेगी अब तो मैं डेप्रिसिएशन दूंगी नहीं, अरे नहीं, इसको नहीं तो इसको दो,
कितने पर मिलेगा इसको डिडक्शन? 70,000। जो फायदा इसको नहीं मिल सका अब इसको दो। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर अगर इनकर हुआ है तो उसका डेप्रिसिएशन या डिडक्शन मिलना स्वाभाविक है। अब क्लियर हुआ? विल पर कोई एसेट मिली, किस पर? विल पर। गिफ्ट पर मिलती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, विल पर मिलेगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी डेथ हो रही थी, डेथ होते होते इसने अपनी सारी एसेट्स किसके नाम कर दी? मिस्टर वाई। अब वो उन एसेट्स को कहाँ यूज करेगा? अपने बिजनेस में। कहाँ यूज करेगा? अपने बिजनेस में। कर सकता है। जितना डिडक्शन इसको मिलना बाकी था अब वही डिडक्शन इसको मिलेगा। अगर इसको 1 लाख मिलना था, 1 लाख मिल चुका है तो इसको 0 में, लेकिन 0 शामिल करेंगे किसमें? ब्लॉक ऑफ एसेट में। क्लियर है? एसेट एक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट और विल। गिफ्ट और विल के थ्रू एसेट एक्वायर की है। देखें इधर, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, जो पुराना मालिक है उसके लिए कॉस्ट क्या थी? इसके लिए तो कॉस्ट कुछ नहीं है, माइनस क्या लेस करेंगे? डेप्रिसिएशन अलाउड। किसको? हमको या प्रीवियस ओनर को? प्रीवियस ओनर को। जितना लेस कर दिया है, डिडक्शन मिल गई, लेस कर दो, ये हमारे लिए क्या बन गया? एक्चुअल कॉस्ट। नोट कर लें। अब केसेस समझ में आ रहे हैं? एक्सप्लेनेशन नंबर 3 टू सेक्शन 43(1). चलें। फर्स्ट केस था जब कोई साइंटिफिक रिसर्च एसेट अब साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ ना करके अब हम नॉर्मल बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ करेंगे, तो उसके लिए कितना एक्चुअल कॉस्ट लेंगे? जितनी कॉस्ट थी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, जो बचा होगा वो हम डिडक्शन ले लेंगे डेप्रिसिएशन में और ब्लॉक ऑफ एसेट में जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, भले ही उसकी वैल्यू कितनी आती हो? 0। दूसरा केस मैंने बताया कि अगर कोई एसेट एक्वायर्ड की गई है गिफ्ट और विल के थ्रू, तो वहाँ पर भी हम एक्चुअल कॉस्ट कितनी लेंगे? जितनी की प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी माइनस रिडक्शन ऑलरेडी अलाउड एज अ डेप्रिसिएशन टू द प्रीवियस ओनर। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, एसेट एक्वायर्ड टू गेट हायर डेप्रिसिएशन क्लेम और टू इवेजन ऑफ टैक्स। यानी ढंग से देखना, लोग टैक्स की चोरी कैसे करते हैं, इधर देखना, एक से एक खुलासे होंगे। मिस्टर एक्स है जिसने एसेट को खरीदा था कितने में? 1 लाख में। उसने इस एसेट पर 80,000 का क्या पा लिया? डेप्रिसिएशन। अब उसके लिए एसेट की कीमत कितनी है? उसको डिडक्शन कितने पर मिलेगा डेप्रिसिएशन का? 20,000। इसने अपने निठल्ले भाई को, जो बिजनेस करता था छोटा मोटा, उसको ये एसेट 3 लाख में ट्रांसफर कर दी। अब इसको डेप्रिसिएशन कितने पर मिलेगा? सरकार मुंह खोल करके देखेगी, सरकार हक्की बक्की रह जाएगी कि देना था तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन, लेकिन ले कितने का लिया? 3 लाख और 1 लाख, लगभग 4 लाख का डेप्रिसिएशन ले लिया। हालत खराब सरकार की? नहीं। तो सरकार ने कहा ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें रूल लाना पड़ेगा। एसेट एक्वायर कर रहा है मिस्टर वाई हायर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, या वहाँ पर मेन इंटेंशन क्या है? टैक्स की चोरी करना, टैक्स की चोरी करना, हाँ या ना? चलें आगे, कैसे करेंगे बताएं? कैसे कैलकुलेशंस करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट कितनी लेंगे मिस्टर वाई के लिए? इसने कहा 20,000,
जितना असेसिंग ऑफिसर उचित समझे, जितना असेसिंग ऑफिसर उचित समझे उतना हम एक्चुअल कॉस्ट मानेंगे। रीज़न क्या है इसके पीछे? हो सकता है इस 20,000 की एसेट को मैंने 50,000 में ट्रांसफ़र किया, और लोग करते ही हैं, जरूरी नहीं कि भाई हो सकता है बाहरी आदमी भी हो। हाँ या ना? तो अगर केस टू केस डिपेंड करता है। अगर जेन्युइन केस है तो 50,000 पर डेप्रिसिएशन दे देंगे। हो सकता है मार्केट वैल्यू उसकी उस समय क्या हो, 50,000 हो। तो एक्चुअल कॉस्ट एज डीम्ड फिट बाय द असेसिंग ऑफिसर, एओ, हम इनकम टैक्स ऑफिसर की बात कर रहे हैं, मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। हाँ या ना? पक्की बात है। तो ऐसे लोगों पर रोक लगी या नहीं लगी? लगी। हुआ क्या, जब लोगों को ये पता चला कि ऐसा नहीं कर सकते तो उन्होंने सरकार से कहा तू डाल डाल मैं पात पात, है कि नहीं? तू बेटा जो रूल बना ले, मिस्टर एक्स है और ये इसका भाई मिस्टर वाई, 1 लाख की एसेट थी, 80,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, 20,000 रुपये का और मिलना था इसको डिडक्शन। इसने समझ गया कि इसको हम 1 लाख में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, 2 लाख में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसने असेसिंग ऑफिसर को बोला इधर आ, इधर आ, तुझे दिक्कत है ना अगर मैं 20,000 को 2 लाख पर ट्रांसफ़र करूं? उसने कहा बिल्कुल दिक्कत है। इसने कहा 20,000 को अगर मैं 20,000 में ट्रांसफ़र करूं तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा हमें क्या दिक्कत है? उसने कहा हमें क्या दिक्कत है, तेरा काम ख़त्म, जा। जैसे ही वो मुड़ा, इसने फिर एसेट को 3 लाख में ख़रीद लिया। ले बेटा, अब हम 3 लाख पर डिडक्शन लेंगे डेप्रिसिएशन का। रूल तो इसके लिए तूने बनाया था, मैंने तो रीएक्वायर कर लिया, इसके लिए तो कोई रूल नहीं बना। हाँ या ना? उसके लिए सरकार ने फिर कहा कि अब मुझे फिर से रूल बनाना पड़ेगा। कौन सा एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया? एक्सप्लेनेशन नंबर 4 टू सेक्शन 43(1). हाँ या ना? क्या है इस केस में? एसेट ट्रांसफर्ड एंड रीएक्वायर्ड। एसेट ट्रांसफर की और क्या किया? रीएक्वायर कर ली। तो जब मिस्टर एक्स ने वाई को एसेट ट्रांसफर की थी तो ये केस किसके ऊपर लगता था? थर्ड, वाई के ऊपर, क्योंकि एसेट एक्वायर करके इसी के पास थी। अब जब एसेट ट्रांसफर और रीएक्वायर एक्स कर लिया तो डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? एक्स। तो अब ये रूल किसके ऊपर लगेगा? एक्स के ऊपर। ठीक है? क्या होगी अब इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट? क्या होगी बताओ ना तुम? 20,000 या 3 लाख? 20,000 या 3 लाख? इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? 20,000, क्योंकि इसको तो मैक्सिमम 1 लाख की छूट मिल सकती है। लेकिन अगर इसने रीएक्वायर 10,000 में किया हो बेटा, तब 10,000। सरकार कहेगी जब तू खुद बोल रहा है तूने 10,000 में खरीदा है तो ले 10,000 का डिडक्शन, हमें क्या दिक्कत है? दोनों में से जो कम हो। तो WDV एट द टाइम ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसफर, क्यों भाई? और एक्विजिशन कॉस्ट या री एक्विजिशन कॉस्ट, बोलो भाई, दोनों में से जो अधिक हो, दोनों में से जो कम हो, लोअर हो।
समझ में आया? आगे चल सकते हैं। मैंने अभी तक 4 एक्सप्लेनेशंस बताए। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, अगर कोई एसेट हम पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ कर रहे थे, अब मैं उस एसेट को अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए ले आ रहा हूँ, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या कंसीडर की जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल, या जो हमारी कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी था साइंटिफिक रिसर्च के समय, माइनस डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड अंडर सेक्शन 35। सेकेंड एक्सप्लेनेशन बताया कि एसेट एक्वायर्ड की गई है अंडर गिफ्ट और विल, देन इन दैट केस कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस डिप्रिसिएशन ऑलरेडी अलाउड टू द प्रीवियस ओनर टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर। थर्ड बताया गया था एसेट ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द हायर डेप्रिसिएशन क्लेम और फॉर द पर्पज ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स, then in that case whatever the amount is deemed fit by the assessing officer will be treated as actual cost. Explanation number 4, asset transferred and reacquired by the same assessee, तो उसके केस में कहा गया WDV at the time of the transfer और reacquisition price whichever is less. Explanation number कौन सा? 4A to section 43(1). हमने उसको बुलाया, देख मैं जो काम कर रहा हूं तो उसके लिए रूल बना ले रहा है। उसने कहा है इनकम टैक्स वाले ने बिल्कुल, उसने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा देख तू शेर तो मैं सवा शेर, मैं एसेट अब खरीदूंगा नहीं उससे बेटा, अब मैं उससे एसेट लीज पर ले लूंगा। तू चाहे अब कर ले जितने भी सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, है कि नहीं? अब कुछ नहीं होने वाला। क्या किया एसएससी ने, ढंग से सुनना। एक्स ने अपने भाई को एसेट ट्रांसफर की, बुलाया एसेसिंग ऑफिसर को, देख 20,000 की वैल्यू बची हुई है। उसने कहा हाँ। देख मैं ट्रांसफ़र भी कर रहा हूँ 20,000 में। कहा बिल्कुल सही है। कहा देख मैं खरीद नहीं रहा हूँ। कहा अच्छा कर रहा है, किराए पर ले रहा हूँ। मैं किराया दूंगा 4,000 हर महीने। उसकी तो छूट मिलती है ना, उसकी तो छूट मिलती है ना। 2,000 रुपये हर महीने, उसकी तो छूट मिलेगी ना, नहीं दोगे? साल भर में कितने का हो जाएगा किराया? 48,000। बेटा तू मुझे 20,000 की छूट तो उसको देगा ही देगा डेप्रिसिएशन के नाम से, मुझे भी 48,000 रुपये का खर्चा अलाउ करेगा, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है। हाँ या ना? अब सरकार इसके लिए तो रूल बना नहीं सकती डेप्रिसिएशन में। क्यों? क्योंकि एसेट तो इसके पास है ही नहीं, ये मालिक तो है नहीं। मालिक कौन? इसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। कितने पर मिलेगा? सरकार मुंह आ करके देखने लगी, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? तो अब डेप्रिसिएशन इसको कितने पर मिलेगा? 20,000 पर। क्लियर है? चलो, तो अब हम यहां किसकी बात करेंगे? मिस्टर वाई की। एक्चुअल कॉस्ट विल बी द WDV ऑफ ट्रांसफरर। हाँ या ना? जो ट्रांसफरर की WDV होगी उसी को हम यहाँ एक्चुअल कॉस्ट मानेंगे ट्रांसफरी के लिए। नोट कर लें। देखें इधर, अब कौन सा एक्सप्लेनेशन आएगा? 5 to section 43(1). केसेस समझ में आ रहे हैं? अब बहुत सिंपल है, दिमाग में केवल एक बार सेट करना है। देखो तो एक के बाद एक केस अपने आप जुड़ता जा रहा है। ये बच्ची कह रही है कि सर जो लीज का केस था उसमें 48,000 रुपये की जो आप छूट दिखा रहे हैं, क्या वो छूट मिल जाएगी? नॉर्मल अगर केस में बात करें, प्रैक्टिकली अगर बात करें, प्रैक्टिकली जो आजकल होता है मार्केट में, तो हाँ छूट मिल जाएगी, कोई इस चीज़ पर इतना ध्यान देने वाला है नहीं। लेकिन अगर थ्योरेटिकल बात करें जो आपके बुक्स के हिसाब से है, तो एक सेक्शन आप लोग पढ़ोगे, 3 सेक्शन बेसिकली पढ़ोगे। 40 कैपिटल ए, सेक्शन 40 कैपिटल ए, मैंने डिटेल लिखवाई हुई है उनकी, कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं।
40 स्मॉल ए और एक 43 बी। ये सेक्शंस आप लोग पढ़ोगे, और जब ये सेक्शंस पढ़ोगे तो इसमें ये सारे केसेस डील होंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही तीनों अच्छे सेक्शन से देखा जाएगा तो जो ये प्रॉब्लम है उधर दूर हो जाएगी। उसमें पावर दिया गया है असेसिंग ऑफिसर को कि नॉर्मल कोर्स से अधिक अगर कोई बंदा किसी चीज़ का डिडक्शन मांगता है, मान लो हम इससे 10,000 का सामान 15,000 में खरीदे, जानते हो क्यों? क्योंकि ये मेरा भाई है और खर्चा मैं दिखाऊंगा तो मेरी इनकम क्या होगी? कम होगी, हाँ या ना, और इसकी इनकम बढ़ेगी। ये निठल्ला है, ये कोई काम नहीं करता है, अगर साल में 1,00,000 2 लाख कमा भी लिया तो सरकार को कौन सा टैक्स देना है? क्यों? मैंने इससे सामान ज़्यादा दाम पर खरीदा, मुझे भी छूट उसे भी छूट, दोनों लोग छूट मना रहे हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे केसेस के लिए जहाँ पर कोई चीज़, कोई सामान आप ज़्यादा दाम पर लेते हो या कम दाम पर बेचते हो, उसके लिए ये सेक्शंस हैं, वहाँ हम लोग डील करेंगे। प्रैक्टिकली हाँ, लोग इसकी डिडक्शन ले लेते हैं, थ्योरेटिकली ना, उसके लिए सेक्शंस और रूल बने हुए हैं, ठीक। एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 43(1). ये कौन सा केस है? ये बहुत ही अजीबो गरीब केस है। गरीब नहीं मीन्स अजीबो गरीब केस है। कैसे ये अजीबो गरीब है? मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, 3 मंजिला बिल्डिंग है, आराम से मैं किराया कमा रहा था 40 से 50 हज़ार रुपये महीना, कोई टेंशन नहीं थी। मैं बीकॉम पास, 40-50 हज़ार महीना किराया, आराम से ज़िंदगी कट रही थी। ये मेरा दोस्त की शक्ल में दुश्मन घर पे आया, MBA किया हुआ, 20,000 महीना कमाता है। सोचो क्या गुजरेगी इसके दिल पे कि ये निठल्ला दिन भर बैठा रहता है, खाट तोड़ता है और 50,000 रुपये कमाता है, और मैं MBA करके रात दिन मेहनत करके 20-25 हज़ार कमा पाता हूँ। इसने मन ही मन बदला लेने की ठानी ही। एक दिन आया घर पे, कहा दिलीप भाई मैंने एक बिज़नेस सोचा है, बड़ा अच्छा बिज़नेस है, अगर इस घर में करो, किराया क्या है, तू 50,000 कमाता है, 1.5 लाख कमाएगा, 1.5 लाख। मैंने कहा बताओ कौन सा? इसने कहा इस घर में मशरूम की खेती करना स्टार्ट कर दो। इसने पूरा प्रोजेक्शन किया, मैंने सारे किराएदारों को हटा करके उसमें मशरूम की खेती करनी शुरू कर दी। कहने का मतलब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने घर को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दें? मेरा मन कब बदल जाए कि हम जहाँ रहते हैं उसको बिज़नेस के लिए यूज़ करें? क्या वो बिल्डिंग अब बिज़नेस में यूज़ नहीं हो रही? क्या वो बिल्डिंग अब बिज़नेस में आई है तो क्या उसको एक्चुअल कॉस्ट या ब्लॉक ऑफ एसेट में शामिल नहीं करोगे? और जब ब्लॉक ऑफ एसेट में शामिल करोगे तो एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में लाओगे या नहीं लाओगे? लाएंगे तो कितने रुपए पर? क्योंकि ये बिल्डिंग तो मैंने 20 साल पहले बनवाई थी, 15 साल पहले बनवाई थी, हाँ या ना? और जब वो बिल्डिंग बनवाई थी तो उस पर खर्चा आया था 20 लाख रुपए। कितना आया था? अब इस बिल्डिंग पर आज तक तो हमें कोई डेप्रिसिएशन मिला नहीं, क्योंकि इस बिल्डिंग पे मैं खुद रहता था। आज 15 साल बाद मैं इस बिल्डिंग को किस में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ? अपने बिजनेस में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। एक्चुअल कॉस्ट कितनी लूँगा? तो कहा गया आप ये मानते हुए चलो शुरू से, कहाँ से शुरू से ये एसेट आपके कहाँ यूज़ होती थी? बिज़नेस में यूज़ होती थी। आप हर साल ये मानते हुए कि बिज़नेस में अगर ये एसेट यूज़ होती तो कितना 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 डेप्रिसिएशन मिला होता, और आज की डेट में कितनी WDV बची होती, और उसी WDV को जो बची होती उसी को आप मान लो यहाँ पर क्या? एक्चुअल कॉस्ट। क्या प्रॉब्लम है? कितना बढ़िया प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, नहीं? पक्की बात है ना? तो ये मानते हुए कि मेरा घर जो अब मेरा नहीं रहा, बिजनेस का हो गया, शुरू से ही यह घर अगर बिजनेस में यूज़ हुआ होता तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होता, इसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ नोशनल डेप्रिसिएशन। नोशनल, नॉट एन एक्चुअल डेप्रिसिएशन।
डीम्ड डेप्रिसिएशन यानी कि नोशनल डेप्रिसिएशन को लेस कर दें, आज की डेट पे जो WDV होती उसी को हम मान लेंगे क्या, एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बेसिकली किसको डील करता है, बिल्डिंग अर्लियर यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस हाँ या ना, नाउ ब्रिंग्स टू यूज इन व्हाट, इन बिजनेस और प्रोफेशन। नहीं समझ में आई बात, नहीं आई ना, बोलो ना, यस आई। एक्चुअल कॉस्ट, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जितने में हमने उसको खरीदा था या बनवाया था, माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन, कब तक, आज तक, माइनस कर दें तो जो बचेगा वही तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट है, बोलो ना। अच्छा एक बात बताओ, किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, सुनना ना ढंग से, किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। मैंने कहा था ये मानते हुए कि शुरू से, कब से, शुरू से ये एसेट कहाँ यूज़ हो रही थी, बिजनेस में। अच्छा बिजनेस में यूज़ होती है तो एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन लगता है, बिल्डिंग पर 2 डेप्रिसिएशन है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 5% और बिजनेस पर्पस के लिए 10%। कौन से वाले को जाएंगे, 5% वाला या 10% वाला, 5% वाला। ये मानते हुए शुरू से ये एसेट मेरे बिजनेस में रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होती थी, एक्चुअल में तो थी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेकिन मेरे ओन पर्पस के लिए थी, लेकिन ये मानते हुए कि चूंकि अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे, कम से कम, हाँ या ना, तुम क्या फ़ायदा लेना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऑफ एसेट आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा डेप्रिसिएशन आगे मिलेगा, टैक्स प्लानिंग करो ना, 10% चार्ज कर लोगे, सरकार कहेगी ठीक है तू 15% चार्ज कर, हमें क्या दिक्कत है। बेटर तो ये है आप ये मानते हुए चलो शुरू से ये एसेट बिजनेस में यूज़ होती थी और बिजनेस में रेजिडेंशियल पर्पस वाला, क्योंकि एक्चुअल में तो वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ होती थी ना, तो 5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे। चले आगे, कौन सा एक्सप्लेनेशन, अब तक हम लोगों ने कितने केसेस देखे हैं, 6। चल सकते हैं आगे। एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को या एक सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है, और जानते हो होल्डिंग कंपनी 100% शेयर रखी हुई है और ट्रांसफरी कंपनी, बताओ ना क्या हो, बोलो, इंडियन कंपनी हो। याद आया कुछ कुछ, नहीं याद आया। अगर होल्डिंग कंपनी ने अपनी एसेट सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी ने अपनी एसेट होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र की है और होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर्स, 100% शेयर, सब्सिडरी कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी के कितने शेयर, बोलो, नहीं, ये तो सब्सिडरी इसीलिए है ना क्योंकि इसके पास शेयर्स हैं। तो होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी के 100% शेयर, होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी के 100% शेयर, बात वही है। दूसरा केस, ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी हो,
अगर होल्डिंग ने एसेट ट्रांसफ़र किया सब्सिडरी को तो सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी हो, और अगर सब्सिडरी ने ट्रांसफ़र की है एसेट होल्डिंग कंपनी को तो होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी हो। ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, पहली चीज़। आखिर सर इसको लाने के पीछे लॉजिक क्या है, पहले देख लेते हैं रिजल्ट क्या आएगा। इसने 1 लाख रुपए की अपनी एसेट एक्चुअल में, मेरी बात समझना, एक्चुअल में 5 लाख रुपए पर बेची है और 5 लाख रुपए इसको मिला है। हाँ, एक्चुअल में इसको 5 लाख रुपए मिला और इसने 5 लाख रुपए दिया। तो बताओ, कॉमन सेंस से बताना, सब्सिडरी कंपनी के हाथ में कॉस्ट कितनी लिखे, 5 लाख या 1 लाख? जेन्युइनली बताना, बोलो ना। 5 लाख। गलत सोचते हो। क्या सोचते हो? गंदी बात। जरा देखें कैसे, ढंग से सुनना। मैंने कहा 100% इसके शेयर इसके पास हैं, तो 100% प्रॉफिट इसका होगा, 100% लॉस इसका होगा। सरकार को मूर्ख बनाने के लिए 4 कंपनियां और बना दो, अपनी ही एसेट का पैसा लो और दो, इधर से उधर एसेट ट्रांसफ़र करो। सरकार ने कहा तुम में और इसमें कोई फ़र्क नहीं, तुम में और इसमें कोई फ़र्क नहीं, 100% शेयर्स हैं भाई तुम्हारे पास इसके, तो जाहिर सी बात है कुछ भी करोगे उसका प्रॉफिट तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारा प्रॉफिट उसका प्रॉफिट, उसका 100% प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट। बात समझना, मैं 100% होल्डिंग कंपनी हूँ, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा, उसका जो भी लॉस होगा वो मेरा होगा। इसका मतलब आप 1 लाख की चीज़ 5 लाख रुपए में बेच रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ लेकिन इसको तो लॉस हुआ। इसका लॉस कौन झेलेगा? आप ही तो झेलोगे। इसका लॉस, आपका लॉस, आपका प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट। बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट ने कहा हमें घुमाओ मत, अगर ये केस फाइनल हो जाता है तो आप कुछ भी कर लो, एक्चुअल में पैसे का लेन देन भी कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका जो WDV होगा इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा, इस केस में जो इसका WDV होगा इसका एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। WDV ऑफ द ट्रांसफरर, बस एक लाइन की चीज़ है, ट्रांसफरर का WDV ही एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। अब तक मैंने कितने एक्सप्लेनेशंस बताए? 6 तक बताया। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 साइंटिफिक रिसर्च, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 एसेट ट्रांसफ़र किया गिफ्ट और विल में, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 एसेट ट्रांसफ़र किया हायर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए या टैक्स इवेजन करने के लिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 बताया एसेट ट्रांसफ़र किया और रीएक्वायर कर लिया, और एक्सप्लेनेशन नंबर 4A बताया एसेट ट्रांसफ़र किया और रीएक्वायर ना करके लीज बैक ले लिया। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बताया बिल्डिंग जो मेरे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए थी उसको मैंने अपने बिजनेस में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 जो अभी अभी डील किया, होल्डिंग टू सब्सिडरी और सब्सिडरी टू होल्डिंग का केस आया। हाँ या ना? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 टू सेक्शन 43(1) अगर कोई, ढंग से सुनना, एमलगमेटिंग कंपनी, किसको? एमलगमेटेड कंपनी को, या फिर किसको? एमलगमेटेड कंपनी, किसको? अरे इंसान, ख़त्म होने वाली कंपनी क्या कोई एसेट खरीदेगी? तो तुम लोग तो यही कर रहे हो, एमलगमेटेड बनने वाली कंपनी ख़त्म होने वाली कंपनी को एसेट ट्रांसफ़र करे। कैसे पॉसिबल है भाई? इसमें ये केस पॉसिबल नहीं है, केवल सुर ताल मिलाने से काम नहीं चलेगा, इसमें ये केस पॉसिबल नहीं है। हमेशा एमलगमेटिंग कंपनी ही एमलगमेटेड कंपनी को एसेट ट्रांसफ़र करती है। क्यों? हाँ या ना? क्लियर है या डाउट है? अच्छा। और ट्रांसफरी कंपनी क्या हो? इंडियन कंपनी हो। क्या हो? यानी एमलगमेटेड कंपनी क्या होनी चाहिए?
इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो केस सेम रहेगा, WDV ऑफ द ट्रांसफरर। अब बात करेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 7A टू सेक्शन 43(1). एक्सप्लेनेशन नंबर 7A टू सेक्शन 43(1). अगर कोई डीमर्ज्ड कंपनी, क्या कौन सी कंपनी? अब कहोगे सर ये डीमर्ज कंपनी क्या है? ये डीमर्ज कंपनी, अगर कोई डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है, बशर्ते ट्रांसफरी कंपनी क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अब ये डीमर्ज क्या है, ये रिजल्टिंग क्या है, सुन लो इधर। अब तक हम लोगों ने देखा ये एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड, इसने इसकी एसेट ले ली सारी की सारी, ये कंपनी ख़त्म। इसको हम एब्जॉर्प्शन का नाम देते थे कि एब्जॉर्ब कर लिया। ये एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड, दोनों कंपनियां ख़त्म और नई कंपनी बना लिया जेड लिमिटेड। इसको हम एमलगमेशन बोलते थे, दो कंपनियां मिलकर एक कंपनी बना रहे हैं। लेकिन अब तक हम लोगों ने एक केस नहीं देखा कि एक्स लिमिटेड टूट करके दो कंपनियां बन गई, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। एक तो जो नाम था वो रहेगा ही रहेगा, उसने अपने ही किसी हिस्से को निकालकर दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है? इसको हम कहेंगे रिजल्टिंग कंपनी, रिजल्टिंग यानी जो रिजल्ट में आई, और इसको हम कहेंगे डी मर्ज, मर्ज ना हो करके मर्ज वाली टूटी, डी मर्ज हो गई, बिखर गई। क्लियर है? तो दिस इज़ योर डीमर्ज कंपनी एंड दिस इज़ योर रिजल्टिंग कंपनी। तो अगर डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी, ऐसा तो होगा नहीं रिजल्टिंग डीमर्ज को ट्रांसफ़र करे, हमेशा डीमर्ज ही रिजल्टिंग को ट्रांसफ़र करेगा। अगर डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफ़र करे और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी हो, तो आंसर सेम है। नोट कर लें। अब तक हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन नंबर 7A तक देखा, नोट करें तो उसके बाद आगे चलें। हम किस एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे अब? एक्सप्लेनेशन 8 टू सेक्शन 43(1). टू बी डिस्कस्ड लेटर, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। क्यों खत्म हो गया? एक्सप्लेनेशन नंबर 9 टू सेक्शन 43(1). मैंने एक एसेट खरीदी 5 लाख की और मैंने इस पर सैनवेट दिया। क्या दिया? सैनवेट का मतलब होता है टैक्स। मैंने इस पर ड्यूटी का पेमेंट किया कितना? 1 लाख। टोटल मिलाकर एसेट की कॉस्ट कितनी हो गई? 6 लाख। सैनवेट का मतलब ड्यूटी। मैंने 1 लाख रुपए की ड्यूटी दी, अब एसेट की टोटल कॉस्ट मेरे लिए आई 6 लाख। लेकिन मैंने क्या किया? सैनवेट क्रेडिट ले लिया, यानी ड्यूटी को वापस ले लिया गवर्नमेंट से 20,000 रुपये। तो ये बताओ क्या ये 20,000 से कॉस्ट कम हो जाएगी क्या एसेट की? मैंने वापस ले लिया 20,000। कुछ प्रोसीडिंग्स थी, उन पेपर वर्क्स को करके ये 20,000 रुपये क्रेडिट ले ली मैंने। बताओ एसेट का दाम कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। बस इसी के बारे में बताया है इसने। क्या लिखा है
सैनवेट और मोडवेट क्रेडिट, सैनवेट क्रेडिट और मोडवेट क्रेडिट। अगर आपने कोई एसेट ली है और उस पर सैनवेट या मोडवेट क्रेडिट मिला है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस सैनवेट क्रेडिट, हाँ या ना, ये हो गई मेरी एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर हुआ? दैट वॉज योर एक्सप्लेनेशन नंबर 9। बात करेंगे अब हम लोग एक्सप्लेनेशन नंबर 10 टू सेक्शन 43(1). शायद ये हम डिस्कस कर चुके हैं। याद आया? डिफिनीशन ही इसी से स्टार्ट हुई थी सेक्शन 43(1) की। जरा वापस देखें। एक्चुअल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड बाय अथॉरिटी। अथॉरिटी एनी अदर पर्सन छोड़ दो, बस वही तो है अथॉरिटी। गवर्नमेंट ने हमको ग्रांट दे दी, हमको पैसा वापस मिल गया। गवर्नमेंट ने हमको सब्सिडी दे दी, हमको मेरा पैसा वापस मिल गया। तो इस पोर्शन से जो पैसा मुझे वापस मिल रहा है गवर्नमेंट से, उससे हम अपनी टोटल कॉस्ट को क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। ये तो शुरू में ही बता दिया था। तो याद करना हुआ और भी आसान। जरा देखो 43(1) और ये भी 1 आगे 0 जुड़ गया। चलें आगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस गवर्नमेंट ग्रांट या सब्सिडी या इंसेंटिव, जो केस हो माइनस कर लोगे। जो बचा वो क्या है? एक्चुअल कॉस्ट। नहीं समझ में आई बात? सिंपल है। एक्सप्लेनेशन 11 टू सेक्शन 43(1). नॉन रेसिडेंट comes to India for business or profession and brings those assets from outside India। बोलो ना, हुआ क्या? एक नॉन रेसिडेंट था जो अमेरिका में मान लो बिजनेस करता था, तो वहाँ उसने मशीन वगैरह खरीद रखी थी। अब वो कहता है हम अमेरिका में बिजनेस नहीं करेंगे, हमारा मन इंडिया में लग गया है, हम वहीं काम करेंगे। अब उसने अपनी सारी एसेट्स कहाँ शिफ्ट करनी शुरू कर दी? इंडिया में। तो अब इंडिया में जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ ब्लॉक ऑफ एसेट में एसेट जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? जुड़ेगी। कितनी कॉस्ट? खरीदा तो उसने यहाँ नहीं था, फॉरेन करेंसी में आउटसाइड इंडिया खरीदा था। कितनी वैल्यू पर जुड़ेगी? कहा गया ये मानते हुए कि शुरू से, कहाँ से? शुरू से वो एसेट इंडिया में ही खरीदी और यूज़ की गई हैं, ये मानते हुए आप हर साल कौन सा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? नोशनल डेप्रिसिएशन। और आज की डेट में जो उसकी WDV होगी ना, बस वही उसकी क्या मानी जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट। कितना सिंपल स्टोरी था ना? कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन, क्या बचा? एक्चुअल कॉस्ट। लास्ट पे आ ही गए। एक्सप्लेनेशन नंबर 12 टू सेक्शन 43(1). कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।
अगर हम स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, आज तुम लोग सुबह सुबह आए, यहीं बैठे हो, पढ़ रहे हो, बाहर क्या काम हो रहा है पता है? नहीं मालूम ना? अब जब बाहर निकलोगे तो बाहर तुम लोग को बोर्ड टंगा हुआ नजर आएगा, बदलानी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं बदल गया, लेकिन मेरा स्टेटस बदल गया। अब तक मैं पार्ट प्रोप्राइटरशिप में था, अब किस में हो गया? कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। क्या बाहर नाम और बोर्ड बदल देने से तुम लोग बदल गए? क्या मैं बदल गया? क्या जो बाकी फैकल्टीज़ हैं वो बदल गई? क्या फर्नीचर या कंप्यूटर बदल गया या सिस्टम बदल गया? कुछ नहीं, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। स्टेटस चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। अब ये सारी की सारी चीज़ें किस में चली गई? कंपनी में चली गई। अब खाते कहाँ बनेंगे, अकाउंट्स कहाँ ओपन होंगे? कंपनी में। और कंपनी में जब अकाउंट्स बनेगा तो वहाँ ब्लॉक ऑफ एसेट इन सब चीज़ों का बनेगा, नहीं बनेगा? फिर से बनेगा। और जब वहाँ ब्लॉक ऑफ एसेट बनेगा तो वहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट क्या लें? अरे वही जो यहाँ की WDV थी वहाँ की एक्चुअल कॉस्ट ले लो। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी में कन्वर्ट किया गया है उनके लिए, कि उनकी अब एसेट्स क्या मानी जाएंगी? उन्हीं की WDV, उन्हीं की एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएंगी कंपनी के हाथ में, क्योंकि अब वो किस में कन्वर्ट हो गए? कंपनी में। अब कंपनी की तरह डील करेंगे। अब वो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में काम नहीं चलेगा, कंपनी है। अब वो सारी चीज़ें प्रोप्राइटरशिप से उठकर ऑटोमेटिकली किस में चली गई? कंपनी में। अब जो कंपनी में ब्लॉक ऑफ एसेट बनेगा उसमें एक्चुअल कॉस्ट क्या दिखाएंगे? एक्विजिशन की, उसी की WDV यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट दिखा देंगे। तो WDV ऑफ द ट्रांसफरर, बोलो ना, नहीं समझ में आई बात? तो हम लोगों ने टोटल कितने एक्सप्लेनेशंस देखे? 12। फर्स्ट हम लोगों ने देखा था, ढंग से सुने, साइंटिफिक रिसर्च। सेकंड हम लोगों ने देखा था गिफ्ट विल। थर्ड देखा था एसेट ट्रांसफर टू गेट हायर डेप्रिसिएशन क्लेम और टू टैक्स इवेजन। फोर्थ देखा था एसेट ट्रांसफर्ड एंड रीएक्वायर्ड। फोर्थ ए देखा था एसेट ट्रांसफर्ड एंड लीज्ड बैक। फिफ्थ देखा था बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए थी, अब हम उसको बिजनेस में ले आ रहे हैं। 6 देखा था होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, 100% होल्डिंग होनी चाहिए और ट्रांसफर इंडियन कंपनी होनी चाहिए। 7th देखा था एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड कंपनी, बशर्ते ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। 7th ए देखा था डिमर्स टू रिजल्टिंग कंपनी, बशर्ते ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन 8 देखा ही नहीं था। एक्सप्लेनेशन 9 सैनवेट क्रेडिट और मॉडवेट क्रेडिट जो मिल जाता है, ड्यूटी वापस हो जाती है, उससे एसेट की कॉस्ट कम हो जाती है। एक्सप्लेनेशन नंबर 10 देखा था, ओरिजिनल डेफिनेशन को ही यहाँ पर बेस लिया गया था, गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट ग्रांट और इंसेंटिव्स को माइनस कर देते हैं एक्चुअल कॉस्ट में से। एक्सप्लेनेशन नंबर 11 देखा था कि नॉन रेसिडेंट जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आता है और अपनी सारी एसेट्स को ले आता है, तो उस केस में हम लोग एसेट्स एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे। और 12 देखा था कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आएंगे तो ये सारे के सारे 12 एक्सप्लेनेशन आप लोग की ज़बान पर रहेंगे, हम लोग आगे तब न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों।